हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी लूसेंट बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, समझ कर रिलेट करके। आई होप आपको सारी चीजें अभी तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। हिस्ट्री का ये हमारा 29वां लेक्चर है। 28 लेक्चर हम देख चुके हैं। मैंने बहुत शुरू से बिल्कुल पहले पेज से आपको लूसेंट पढ़ानी चालू की है और बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेट करवा के चालू किया। जैसे आपको कॉन्फिडेंस मैथ्स रीजनिंग में आता है, मैं गारंटी लेती हूँ इस बार आपको जीएस वाले पोर्शन में भी आएगा। आपको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आएगी, साथ ही साथ याद भी रहेगी पेपर तक, सारे के सारे फैक्ट जो आपने पढ़े होंगे। हम इतिहास को कैसे पढ़ रहे हैं, हर एक चीज को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ रहे हैं कि ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था, चेंजेस क्या क्या हुए थे, फिर आपको याद क्या क्या चीजें करनी है, क्योंकि लूसेंट में भी ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं जो पेपर में आपके नहीं आते हैं, तो हर एक चीज आपको याद नहीं करनी है। इसीलिए आपको लेक्चर अच्छे से देखना है लास्ट तक। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। और हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, इसलिए आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे भी पता चले कि आपका सपोर्ट है। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हम कंप्लीट कर लेंगे लूसेंट, मतलब पूरी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमारा एक टेस्ट होगा ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर होगा, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब हमारा वो टेस्ट हो। टेस्ट आपका बिल्कुल फ्री रहेगा, आपको पार्टिसिपेट करना है ऑनलाइन, आप कहीं से भी कर सकते हैं। क्यों करना है? क्योंकि आप जब फर्स्ट रैंक लाएंगे तो आपको 5,000 का इनाम मिलेगा, सेकेंड रैंक वाले को 2,500 का और थर्ड रैंक वाले को 1,700 का इनाम मिलेगा। तो पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, ठीक है। हम हिस्ट्री में चल कहाँ पे रहे थे, अगर आप लास्ट लेक्चर देख रहे हैं, अच्छा जितने भी आप लेक्चर देख रहे हैं याद रखिएगा, शुरुआत अगर आपने नहीं की है, जैसे ये मान लीजिए आपका पहला लेक्चर है, तो आप पहले लेक्चर से चालू करिएगा, मतलब सीधे 28, 29 देखना मत चालू करिएगा, पहले लेक्चर से चालू करिएगा देखना, तब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तब आपको समझ में आएगा कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, कुषाण मतलब क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुषाण वंश के बारे में हम अब पढ़ेंगे। कुषाण वंश आता कहां से है, तो हमने बोला कि भाई हमारे यहाँ क्या होते हैं, विदेशी आक्रमण चालू होते हैं। विदेशी आक्रमण में भी सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है हिंद यूनानी, जो कि है आपका इंडो ग्रीक। हिंद यूनानी के बाद आते हैं शक, ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके पहलव या पार्थियंस। याद रखिए जो आपके पहलव हैं ये क्या है, ये आपके एक एरिया में रहते हैं, पश्चिम उत्तर वाले प्रांत में। फिर उसके बाद आते हैं आपके कुषाण। अभी ये तीनों हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हिंद यूनानी जो रहता है वो पहली बार आक्रमण करता है भारत में, ये भी याद रखना है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका मिनांडर, और बुक जो है वो है मिलिंद पन्हो, ये भी याद रखना है। ठीक है, फिर शक के टाइम पे हमने क्या पढ़ा है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा है वो रुद्रदामन प्रथम है। ठीक है, और यहाँ पे पहलव के बारे में आपको ज्यादा मिलता नहीं है, ईरान के मूलतः थे, ये आपको बताना है। और ये याद रखना है कि भारत के पश्चिम उत्तर वाले इलाके में क्या थे, ये शासन किया करते थे, तो इस वाले इलाके में किया करते थे। ठीक है, मैप आपको आई होप याद होगा, हमने ज्योग्राफी में कवर किया है। जिसने नहीं देखा वो लेक्चर आप जाके जरूर देखें। पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया कि आपको मैप याद करना पड़ेगा, जिससे आपको सिर्फ ज्योग्राफी में नहीं है ना, सिर्फ हम भूगोल की बात नहीं कर रहे हैं, आपको इतिहास में और आपको जैसे जो भी हम आने वाले टाइम पे चीजें पढ़ेंगे तो आपको मैप जरूर याद रखना चाहिए, तो उससे ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोकेशन रिलेट कर पाएंगे। तो इतिहास और भूगोल के लिए आपका मैप तो बहुत जरूरी है, जरूर याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, इसीलिए आप देखेंगे कि हर एक चीज में मैप में भी बता रही हूँ कि आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुषाण की। ठीक है, पहला जो है इधर साइड है, शक आपके मथुरा वाले इलाके में, दक्कन वाले इलाके में, और आपके अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले इलाके में रहते ही हैं। ठीक है, हिंद यूनानी हमने देखा ये पाकिस्तान वाले इलाके में रहते हैं। ठीक है, शाकल राजधानी बनाते हैं। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, कुषाणों की। कुषाण जो है याद रखिएगा, अगर बात करें कि ये क्या थे, ये यूची, कहीं कहीं आपको यूचिस मिलेगा, यूची या यूचिस या तोखरी भी कहलाते हैं। यूची क्या था, इनका कबीले का नाम था यूची। अब यूची को आप जो आपके क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, आप उससे यूवी से कर सकते हैं ना, युवराज सिंह से भी कर सकते हैं। तो यूवी जो है, यूवी किससे रिलेटेड था, कुषाणों से रिलेटेड था, कुषाण वंश का था। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। और जानते भी हैं कि क्या है, बहुत तोखरी मतलब बहुत खरा है हमारा यूवी। तो यूवी, तोखरी, ये दोनों जो है नाम होते थे किसके, कबीले के। कुषाण जो है इनके मतलब ये जो यूची नाम का कबीला था वो उसमें 5 कुल हुआ करते थे, और उनमें से एक था आपका कुषाण। ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग में कभी नहीं पूछेगा कि कितने कबीले के कितने कुल थे, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। ये नाम आपको यूची याद रखना है, यूची, यूवी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है,
यूवी जो है बहुत खरा था, किससे रिलेटेड है, कुषाण वंश से रिलेटेड है, बस इतना याद रखना है। सबसे पहले फिर याद रखना है संस्थापक। मैंने आपको बताया संस्थापक इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई वंश जो है वो बहुत बड़ा इलाका कैप्चर करता है तो स्टैब्लिश किसने किया, पहली बार किसने स्थापित किया था, वो तो याद करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा संस्थापक आपको हर एक जो आपके यहाँ राज्य था वो उसका याद रखना पड़ेगा। तो कुषाण का कौन था, कुजुल कडफिसस, कैडफिसस, कडफिसस, आप जो भी चाहें तो कुजुल कडफिसस से याद कर सकते हैं, कुजुल, ठीक है, याद रखिएगा कुजुल से याद रखेंगे आप। कडफिसस से आप चाहें तो कडफिसस कैडबरी से भी याद कर सकते हैं ना, कुजुल, कुजुल को कैडबरी पसंद है, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो कुजुल कैडफिसस थोड़ा अलग नाम है, तो आपको वैसे भी 2-3 बार में याद हो जाएगा। एक तो क्या है, दो का है, एक तो यही याद रखना कि भाई 2 बार का आते हैं, कुजुल है, कडफिसस है, ठीक है, ये हो गया। फिर सबसे प्रतापी राजा है वो है कनिष्क, और इसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। कनिष्क अच्छा नाम है, तनिष्क की जगह आप कनिष्क याद रख लीजिए, ठीक है। तो जो आपका कनिष्क है उसकी राजधानी रहती है पुरुषपुर, एक मेन राजधानी है पुरुषपुर, और एक पेशावर और मथुरा। तो याद रखिएगा पुरुषपुर या पेशावर और मथुरा। तो आपको देखना है कि मथुरा वाला इलाका जो है वहां तक फैला हुआ है किसका, कनिष्क का, जो मतलब आपका राज्य है वो, और उसकी एक राजधानी जो है वो है पुरुषपुर, पेशावर, आपके पाकिस्तान वाले इलाके में। तो एक यहाँ पे जब हम मैप की बात करेंगे, ठीक है, मैप की बात करेंगे तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि ये कहाँ पे फैला रहेगा, ये हम इस वाले इलाके में बात करें, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से बात कर रहे हैं हम कहाँ तक की, मथुरा तक की, और इधर यहाँ पे आपका हो गया पुरुषपुर पेशावर वाला इलाका। तो पाकिस्तान से हम मथुरा तक वाले इलाके की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, कनिष्क जो है वो शक संवत चलाता है, स्टार्ट करता है। कब स्टार्ट करता है, 78 ईसा में। अब आप देखिए यहाँ से चालू होता है ईसा, अब हम ईसा पूर्व नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब हम कहाँ पहुंच गए हैं, 78 AD में पहुंच गए हैं, ठीक है, या AD लिख लीजिए या CE लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम ईसा में पहुंच गए हैं, मतलब हमने 0 से अब क्रॉस कर लिया है इधर साइड। हिंद यूनानी चालू होते हैं 190 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। फिर धीरे धीरे करते करते जब हम कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे तो 78 ईसा है, मतलब हम 0 के जो 0 के इधर आपका बिफोर क्राइस्ट था, इधर आपका CE था, तो हम अब CE वाली लाइन में पहुंच चुके हैं। ये जो आपका ईसा पूर्व था, ईसा पूर्व से हम पहुंच चुके हैं ईसा में, ठीक है। तो ये 0 हम क्रॉस कर चुके हैं, यहाँ 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे करते करते क्या आएगा, यहाँ पे जब 75 आएगा तो हम इस 78 आएगा, 78 ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा ये 78 क्या है आपका ईसा पूर्व, जब शक संवत स्टार्ट करता है। स्टार्ट कौन करता है ये भी याद रखना है, कौन करेगा, आपका कनिष्क करेगा, ठीक है। कनिष्क जो है शक संवत स्टार्ट करता है, और ये भारत सरकार द्वारा यूज किया जाता है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो एक हो गया आपका विक्रम संवत जो है शकों को हराने के बाद स्टार्ट होता है विक्रमादित्य द्वारा। और जो आपका शक संवत है, यहाँ पे जो है नाम रखता है शक संवत, और कनिष्क जो है, कनिष्क कुषाण वंश का, याद रखिएगा संवत का नाम शक संवत रखा है कुषाण वंश का। और कब स्टार्ट करता है, तो 78 ईसा में, तो 78 AD में स्टार्ट करता है। भारत सरकार द्वारा ये यूज किया जाता है, आप कहीं भी देखेंगे तो ये यूज करते हैं। फिर यहाँ पे है चौथी बौद्ध संगीति, जो है कौन करवाता है, कनिष्क करवाता है। हमने ये पढ़ रखा है जब हम बौद्ध संगीति पढ़ रहे थे। चौथी वाली कौन कराएगा, कनिष्क। कहाँ कराएगा, तो ये होगी आपके कुंडलवन, कनिष्क में, है ना, कुंडल पहन के मैंने बताया था। कहाँ पे, कश्मीर वाले इलाके में। अध्यक्ष कौन रहेगा, तो हमने देखा था 2 अध्यक्ष पढ़े थे, वसुमित्र और अश्वघोष। यहाँ पे एक ही आप याद रख सकते हैं दोनों का नाम, वसुमित्र और अश्वघोष, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कुंडलवन, कनिष्क, चौथी बौद्ध संगीति। और कुंडलवन कहाँ है, कश्मीर में है। उसके अलावा अध्यक्ष कौन था, तो ये था आपके अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे, एक आपको लाइन मिलेगी कि चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। अब ये लाइन आप देखेंगे कि अभी तक हमने जिसने राजा पढ़े, हमने भारत के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि चीनी जो है वहां के मतलब अपने यहाँ राजदूत आ भी सकते थे, नहीं भी आ सकते थे, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि किसी चीनी राजा ने कनिष्क को हराया हो या भारत के किसी राजा को हराया हो, है ना। इसका क्या मेन मुद्दा रहा होगा। तो आप देखेंगे कि जब हम भारत के बारे में पढ़ते हैं, ये वाला जो आपका इलाका है, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं हिमालय, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया हिमालय।
और हिमालय के इस पार वाला जो इलाका है, तो ऐसा नहीं है कि सीधे चालू होता है चीन, चीन ये आपको पूरा यहाँ ऊपर फैला हुआ है, ठीक है, बहुत बड़े इलाके में। यहाँ जो है ये बर्फ वाला इलाका है, बड़ा ठंडा वाला इलाका है आपका, है ना। लेकिन यहाँ से जो ऊपर जो आपका ये वाला इलाका है, यहाँ से क्या होता था, यहाँ से आपको जो सिल्क रूट है, सिल्क रूट जिसको हम बोलते हैं रेशम मार्ग, रेशम मार्ग, वो कनेक्ट होता था। अब ये रेशम मार्ग क्या है, तो ये जो रेशम मार्ग है ये चीन को कनेक्ट करता था किससे, यूरोप से। आप चाहे पहले की बात कर लें चाहे अभी की बात कर लें, जिसके यहाँ व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है ना, कृषि वगैरह तो चलनी ही चाहिए क्योंकि खाना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके देश में व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है तो आप बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। जैसे आप चीन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में टॉप है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा जो चीन है वो ग्रो कर रहा है ना। और मैन्युफैक्चरिंग तो इतनी ज्यादा है कि मैक्सिमम आपको प्रोडक्ट जो है वो किसके मिलेंगे, चाइना के मिलेंगे। तो चीन जो है क्या कर रहा है, व्यापार बहुत ज्यादा कर रहा है, इसलिए क्या है वो अमीर भी है, टक्कर दे रहा है अमेरिका को अकेले। तो जो ये चीन है उस टाइम पे भी व्यापार करने के लिए क्या करता था, यूरोप से व्यापार करने के लिए, क्योंकि हमें क्या करना है, यूरोप को कनेक्ट करना है। यूरोप को कनेक्ट करने के लिए, व्यापार करने के लिए यहाँ पे एक रास्ता होता था जिसको हम बोलते थे सिल्क रूट, है ना, रेशम मार्ग, जो चीन को कनेक्ट करता था यूरोप से। अब बीच में देखिए आपका पड़ता है भारत, यहाँ तो आ गया हिमालय, तो दूसरा साइड जो बचता है, यहाँ पे आप देखेंगे जो ये वाला साइट है, ये वाली जो जगह है, सिर्फ यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिल्क रूट पे कब्जा कर सकते हैं, या सिल्क रूट को थोड़ा आप क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसा मान लीजिए कि वहां पे हमने बैरक वगैरह लगा दिए और चुंगी वगैरह वसूल करने लग गए। तो यहाँ पे जो आपका ये मान लीजिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने एक चुंगी वाला इलाका लगा दिया कि भाई जो व्यापारी चीन से लेके यूरोप जाएंगे, बीच में ये इलाका कब्जा किसने कर रखा है, कनिष्क ने। कनिष्क ने बोला कि अच्छा यहाँ पे हम क्या चुंगी वसूलेंगे, यहाँ से जितने भी व्यापारी जाएंगे कुछ ना कुछ हमें क्या देके जाएंगे, कर देके जाएंगे, टैक्स देके जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से कुषाण जो है, कुषाण में स्पेशली कनिष्क की बात करें, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब आर्थिक व्यवस्था उस टाइम पे बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ये सिल्क रूट को जो है वो अपने भारत वाले इलाके में सिल्क रूट पे कब्जा करके रखते हैं, इसीलिए क्या होता है, काफी ज्यादा इनको पैसा मिल रहा होता है, ठीक है। अब सिल्क रूट पे कब्जा होने के कारण अब क्या होगा, कनिष्क को लगेगा कि यार इधर जो ये चाइना वाला इलाका है ना, क्योंकि वो भी कब्जा कर लेते हैं, तो बढ़िया चाइना वाले इलाके में भी हमारा कब्जा हो जाएगा, हमारा राज्य बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर युद्ध होता है कनिष्क और चीन का। चीन में भी आप मान के चलिए ये जनरल जो है वो कौन है, पेन चौवा, या आप सीधे सीधे पेन से कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेन से कर सकते हैं। ये जो पेन नाम का व्यक्ति था चीन में, उससे युद्ध होता है कनिष्क का, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कनिष्क हार जाते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये आपका जो है वो पहला राजा है जो चीन से क्या करता है, युद्ध करता है। अभी तक हमने कभी भी नहीं देखा कि इधर साइड, चीन साइड से हमारा कोई झगड़ा चल रहा है। हम देख रहे हैं कि जितने भी युद्ध हो रहे हैं वो इधर साइड से हो रहे हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान से आ रहे हैं, और इधर वाले ही लोग आ रहे हैं, आपके ईरान से आ रहे हैं, हिंद यूनानी जो है वो बैक्टीरिया वाले एरिया से आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इधर से आ रहे हैं। अभी हमने ये नहीं देखा था कि चीन वाले एरिया से हमारा कोई मुद्दा चल रहा है। कनिष्क जो है रेशम मार्ग की वजह से क्या करता है, यहाँ पे चीन से झगड़ा मोल लेता है, लेकिन यहाँ पे हार जाता है, ये पेन चौवा से हार जाता है, ठीक है। तो ये जो पेन नाम का जो व्यक्ति है, पेन से हार जाता है, चीन की पेन से हार जाता है कनिष्क। अब यहाँ पे आप एक लाइन देखेंगे कि कुषाणों द्वारा सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए गए थे। अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास इतने सिक्के, इतना सोना होना चाहिए कि आप उसको पहले सिक्के में डालें, उसके बाद आप मार्केट में उतारें। मार्केट में जैसे आप 1-2 रुपए के देख रहे हैं सिक्के, 5 रुपए के सिक्के देख रहे हैं, इतने ज्यादा सिक्के होने चाहिए, तब तो आप लेन देन करेंगे ना। मतलब इतने ज्यादा हमारे पास सोना होना चाहिए, सोने के सिक्के होने चाहिए कि हम व्यापार कर पाए, वो भी बिल्कुल शुद्ध सोना। तब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे सोना कितना ज्यादा रहा होगा। अब अगर सोना इतना ज्यादा है, मतलब यहाँ की आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी रही होगी, आर्थिक स्थिति। और ये आर्थिक स्थिति अच्छी क्यों थी, तो मैंने अभी आपको बताया कि भैया सिल्क रूट वाले पे जो है ना कब्जा करके बैठे हुए थे कि चलो यहाँ से जो भी निकलेगा, और वो वहां का बहुत ज्यादा, मतलब व्यापार का जो रूट था ना बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम पे। आज के टाइम पे भी आप देखेंगे सिल्क रूट जो है वो फेमस है, उस टाइम पे सिल्क रूट बहुत ज्यादा फेमस था। तो व्यापारियों से बहुत ज्यादा लाभ मिलता था कुषाणों को, और उसमें स्पेशली हम कनिष्क की बात करें
तो रेशम मार्ग की वजह से कनिष्क के टाइम पे, कुषाणों के टाइम पे भारत जो है काफी ज्यादा अमीर बन जाता है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। सोने के शुद्ध सिक्के जो है वो किसके टाइम पे आपको मिलेंगे? कुषाणों के टाइम पे मिलेंगे। याद रखिएगा, मैंने कनिष्क नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है कुषाण, मतलब और जो भी राजा थे आपके कुषाण के, उनके टाइम पे आपको शुद्ध सोने के सिक्के मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया ना, कनिष्क हो गया। यहाँ पे कुंडलवन, कश्मीर, वसुमित्र, अश्वघोष दोनों याद रख लीजिएगा। चीनी जनरल, ये मैंने आपको बता ही दिया कि चीन से युद्ध आपका कनिष्क करता है रेशम मार्ग के चक्कर में। रेशम मार्ग की वजह से ये काफी अमीर होते हैं, सोने के शुद्ध सिक्के जारी करते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। शक संवत चलाता है, याद रखिएगा। संस्थापक, संस्थापक जरूर याद रखना है, कुजुल कैडफिसस, ये जरूर याद रखना है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कनिष्क का जो राजवैद्य था वो था चरक। अच्छा, आपने जो फेमस जितने भी आपके जैसे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो गए, उसके अलावा मैथमेटिशियंस हो गए, आर्यभट्ट हो गया, वराहमिहिर हो गए, इन सब का नाम पढ़ते हैं। उसमें से भी अगर हम किसकी बात करें यहाँ पे, राजवैद्य मतलब यहाँ पे अगर हम हेल्थ की बात करें, है ना, उस टाइम पे हम चिकित्सा की बात करेंगे, तो आपने चरक का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, तो ये आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। अगर इनके प्रॉपर हमें बुक्स मिल जाती हैं आज के टाइम पे, तो आज के टाइम पे आपका जहां आयुर्वेद है उससे लाख गुना आगे होता, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे, मतलब उस टाइम पे आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी हो गई, उस टाइम पे आपको जैसे आज के टाइम पे फ्रैक्चर हो जाता है बहुत ऐसी जगह पे जहां पे जोड़ पाना या मतलब सर्जरी प्रॉपर कर पाना वो मुश्किल होता है। लेकिन उस टाइम पे आप देखेंगे कि ये इतने ज्यादा एक्सपर्ट थे अपने काम में कि बहुत ही फेमस थे, इतना अच्छा था। तो मतलब भारत को, मतलब हमें खुद क्या करना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए कि भाई इतने सालों पहले, हम कब की बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 78 की, और अभी 2024 चल रहा है। सीधे सीधे अगर हम देखें तो 2000 साल आपका हो गया। 2000 साल पहले हम इतना ज्यादा एडवांस थे, जहां देश के पूरी दुनिया कहाँ डूबी हुई थी, सिर्फ अपना खाना इकट्ठा करने में और आपके सोने में। तब भारत इतना आगे निकल चुका था कि भारत में हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़ी सर्जरी परफॉर्म की जाती थी। ठीक है, तो ये आपके चरक जी याद रखना है, ये याद रखना है। सबसे मेन बात तो ये आपको याद ही रहेगा कि चरक जो है आयुर्वेद से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये भी याद रखना जरूरी है कि चरक जो है किसके दरबार में थे, राजवैद्य किसके थे, तो याद रखिएगा कनिष्क के टाइम पे है ये। ठीक है, अभी आप चंद्रगुप्त पढ़ेंगे, आप अशोक पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज नहीं करना है, याद रखना है कनिष्क का आप चाहें तो तनिष्क से भी याद कर सकते हैं। कनिष्क का इतना बार ऐड आता है तो आपको तनिष्क का तो याद ही रहेगा, है ना, नाम तनिष्क से कर सकते हैं, या कनिष्क सीधे सीधे याद रखिए। जो आपके कनिष्क हैं, कनिष्क के टाइम पे हमें कौन मिलेगा, हमें मिलेंगे चरक जी। ठीक है, जो आयुर्वेद के बहुत विख्यात विद्वान थे। इनकी रचना है चरक संहिता, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश। बहुत सारी चीजें थी उसमें चिकित्सा से रिलेटेड। आज के टाइम पे अगर हमें हर चीज प्रॉपर मिल जाए ना, तो मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितना एडवांस लेवल में हमारा आयुर्वेद पहुंच जाए। फिर यहाँ पे एक महाविभास सूत्र मिलेगा जो आपके बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहलाता है। लिखा किसने है, वसुमित्र जी ने लिखा है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है महाविभास, है ना, चाहे तो आप विभा से याद कर लीजिए, विभास से याद कर लीजिए, है ना, या मतलब यहाँ प्रभास से याद कर लीजिए, जो भी आप नाम चाहें, जो भी आपको दिमाग में जल्दी से याद हो जाए। याद रखिएगा ये जो आपका विभास है, विभास किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश है, उसमें हर चीज लिखी है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। किसने लिखा है, तो वसुमित्र ने लिखा है। तो वसुमित्र ने बौद्ध धर्म का एक विश्वकोश बनाया और किसका नाम दिया, विभास का। ठीक है, विभास की जगह प्रभास भी कर सकते हैं। फिर जिसको भी मूवीज वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है वो, फिर आता है बुद्ध चरित, जिसमें बौद्धों की रामायण कहते हैं। तो बौद्ध धर्म की रामायण है बुद्ध चरित, जिसमें बुद्ध जी का चरित्र बताया गया है। बुद्ध चरित किसने लिखी है, तो अश्वघोष ने लिखी है। तो आपने देखा कि वसुमित्र और अश्वघोष किसके टाइम पे है, कनिष्क के टाइम पे, तो ये तो याद हो गया। ठीक है, वसुमित्र ने क्या लिखा है, तो वसुमित्र ने लिखा है यहाँ पे विश्वकोश, बौद्ध धर्म का एक विश्वकोश बताया है, महाविभास। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे अश्वघोष की, ठीक है, अश्वघोष की बात करेंगे, तो अश्वघोष ने क्या किया है, रामायण लिखी है, जिसमें बुद्ध जी के चरित्र के बारे में, बुद्ध चरित्र, बौद्धों की रामायण। तो ये कनिष्क के राज कवि। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी नहीं है, बस याद रखिएगा कि महाविभास वसुमित्र ने लिखी है, आपके बुद्ध चरित्र जो है वो अश्वघोष ने लिखी है। ठीक है, बुद्ध जी का चरित्र कौन बताएगा, तो अश्वघोष ने बताया है। और जो हमारा मित्र है वसु, जो हमारा मित्र है, उसने महाविभास लिखी है, प्रभास के बारे में लिखा है। ठीक है, प्रभास विभास किससे रिलेटेड है, विश्वकोश है। और बुद्ध जी का जिसमें चरित्र है वो क्या है, वो बौद्ध की रामायण है। ठीक है,
फिर इनके उपस्थित कौन थे, इनके दरबार में विभूतियां कौन कौन थी? तो वसुमित्र हम देख चुके हैं, अश्वघोष देख भी चुके हैं। एक आपको नाम और पढ़ना है, वो है नागार्जुन। नागार्जुन जी का भी नाम आप बहुत देखेंगे। इसके अलावा अभी के टाइम पे आपको भी पता है कि जितना हमारा इंडियन कल्चर में हमने जितनी ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त की हैं, हम उसको फिर से क्या कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं, है ना। मोदी जी के गवर्नमेंट में हर एक चीज हम फिर से कर रहे हैं अपने, मतलब हमारी पुरानी कितनी भी चीजें हैं, आइंस्टीन के बारे में हो, नागार्जुन के बारे में हो, चरक के बारे में हो, तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम्स में। तो नागार्जुन किसके टाइम पे, याद रखिएगा कनिष्क के टाइम पे। जो मेन दो नाम आपको याद रखने हैं, वो एक हो गया चरक, ठीक है। चरक जी किससे रिलेटेड हैं? तो ये हो गया चिकित्सा से, वैसे चा और चा दोनों रिलेट हो गया, ये हो गया आपके चिकित्सा से, ठीक है। दूसरे आते हैं आपके नागार्जुन जी, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, हमें इन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं। मतलब काफी ज्यादा इन्होंने एडवांस चीजें हमें बताई थी आज से 2000 साल पहले। और वैसे ये उल्टा हो गया, भारत का आइंस्टीन, आइंस्टीन तो बाद में आता है, बल्कि ये होना चाहिए ना कि आइंस्टीन को बोला जाए कि ये नागार्जुन है, क्योंकि बहुत पहले नागार्जुन जी क्या करके जाते हैं, आपका सापेक्षता वगैरह का सिद्धांत बता के जाते हैं बहुत पहले। तो ये आपकी इनकी जो पुस्तक है वो है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक याद रखिएगा, जो नागार्जुन है, नागार्जुन ने माध्यम वाली कोई बुक लिखी है, माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक सूत्र, जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया है। आप चाहें तो ये मतलब इतनी डिटेलिंग में आना कि नागार्जुन जी ने सापेक्षता सिद्धांत दिया है या नहीं, ये सब नहीं आएगा। बुक का नाम जरूर आ सकता है, तो ये बुक का नाम याद रखिएगा, माध्यमिक से रिलेटेड है ना, मध्यम की चीजें की हम बात करें। नागार्जुन कनिष्क के टाइम पे है, पहली बात तो ये कनिष्क के टाइम पे बहुत ज्यादा हमारे पास क्या है, आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था हमारी काफी अच्छी थी भारत की, सोने के सिक्के हम बिल्कुल शुद्ध क्या कर रहे थे, बना रहे थे, क्योंकि रेशम मार्ग पे हमारा क्या था, कंट्रोल था। और उसके अलावा जब आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी, आपका राजा स्ट्रांग रहेगा, तो मैंने बताया आप दूसरी चीजों में इंटरेस्ट लेंगे, जैसे जैसे आप आर्ट एंड कल्चर में इंटरेस्ट लेंगे, है ना, बिल्डिंग्स बनाएंगे। बिल्डिंग्स मतलब आप किसी के बारे में कह सकते हैं, मंदिर हो गया, महल हो गया। इसके अलावा मूर्ति कला, मूर्ति कला गांधार और मथुरा जो आपकी मूर्ति कला है, वो भी कनिष्क के टाइम पे बहुत ज्यादा फली फूली है। तो आप जब स्ट्रांग है, पैसा भी है आपके पास, तो आप दूसरी चीजों में भी लगा सकते हैं। तब आप दूसरे दूसरे शैलियों का, मूर्ति कला शैली का और दूसरी दूसरी चीजों का विकास करेंगे। आपके यहाँ जो लोग रहेंगे, जैसे नागार्जुन हो गए, चरक हो गए, वो अपना काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि राजा काफी स्ट्रांग है। तो नागार्जुन का आप देखेंगे माध्यमिक सूत्र, उन्होंने माध्यमिक पाठ पढ़ाया है, किसके लिए, माध्यमिक सूत्र बताया है, नागार्जुन ने, कनिष्क के टाइम पे है। उसके अलावा चरक जी आपने देख लिया, चरक संहिता, वो भी कनिष्क के टाइम पे है। कनिष्क का अंतिम जो शासक, कुषाण वंश का अंतिम जो शासक है, वो है वासुदेव। वासुदेव भगवान हम पढ़ चुके हैं, आपको अगर याद होगा तो, कण्व के टाइम पे। तो वासुदेव भगवान जो है कुषाण के अंतिम है। अब आप देख रहे हैं कि भाई कुषाण जो है कौन है, विदेशी है, ठीक है, लेकिन इन्होंने नाम कैसा रखा है, तो देखिए नाम बिल्कुल हिंदू, आपके जो आपके मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है हिंदुओं में, वासुदेव, कृष्ण, ऐसे कुछ नाम रखे हुए हैं। तो इन्होंने वासुदेव नाम रखा है, सबसे जो लास्ट राजा है उसका। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था हमारे भारतीय कल्चर का, भारतीय संस्कृति का। फिर खुद को क्या बोलते थे, देवपुत्र बोलते थे। अब यहाँ भी आपको थोड़ा झलक मिलेगी कि भाई इनके ऊपर भारतीय संस्कृति का काफी प्रभाव था। सबसे लास्ट वाले का नाम है वासुदेव, ठीक है, वासुदेव कृष्ण। तो यहाँ पे वासुदेव याद रखना है, वासुदेव कृष्ण में मैं सिर्फ रिलेट करने के लिए बोल रही हूँ, याद सिर्फ वासुदेव ही रखना है। वासुदेव हो गया, खुद को देवपुत्र कहते थे। गांधार और मथुरा शैली जो है, जो आपकी उसकी है मूर्ति कला शैली, वो इनके टाइम पे, आपके कनिष्क के टाइम पे, कुषाणों के टाइम पे काफी ज्यादा फली फूली है। तो याद रखिएगा कनिष्क के टाइम पे गांधार और मथुरा शैली। अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है कि गांधार मूर्ति कला कैसी होती है, मथुरा मूर्ति कला कैसी होती है, तो आप अलग से सर्च करके देख सकते हैं। बस याद रखिएगा, जब हम गांधार की बात करेंगे, मतलब हम कहाँ की बात करेंगे, पाकिस्तान वाले इलाके की हम बात करेंगे। मथुरा मतलब हम कहाँ की बात करेंगे, तो आपका जो मथुरा है उसकी बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से लेके, क्योंकि पुरुषपुर मतलब आपका पाकिस्तान वाले इलाके से लेके मथुरा तक, ये जो पूरा इलाका है ये कनिष्क के अंडर में था। तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा, यहाँ पे जैसे आपका गांधार वाला इलाका है, पेशावर वाला इलाका है, यहाँ पे आपको दिखेगा डेवलपमेंट बहुत सारी चीजों का। और उसके अलावा अगर पूछा जाए कि दूसरा ऐसा कौन सी जगह थी, कौन सा स्थल था जो कि काफी फेमस था कनिष्क के टाइम पे, तो दूसरा था आपका मथुरा। इसीलिए आप देखेंगे कि गांधार और मथुरा में ही आपको दो मूर्ति कला की शैली जो है वो विकसित हुई, ठीक है।
गांधार और मथुरा मूर्तिकला में ही बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत मूर्तियां बनाई है ना, गौतम बुद्ध की बनाई गई। उसके अलावा आपके कनिष्क ने भी बहुत सारी जो मूर्तियां बनवाई, तो उसमें कहीं लक्ष्मी जी की, कहीं शिव जी की, जो आपके भारत के बहुत सारे क्या हैं आपके देवी देवता हैं, उनकी मूर्तियां बनवाई थी। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा भारतीय कल्चर का प्रभाव था। इसके अलावा सभी धर्मों के प्रति काफी क्या थे, सहिष्णु थे। चौथी बौद्ध संगीति कराई, मतलब बौद्ध धर्म को भी क्या दिया इन्होंने, सम्मान दिया। हिंदू धर्म के बहुत सारे देवी देवताओं के मूर्ति वगैरह बनवाई, तो उनको भी सम्मान दिया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इन्होंने क्या किया था, रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया था। तो मैंने बताया रेशम मार्ग पे क्योंकि कब्जा कर लिया था, इसलिए इनके टाइम पे आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो कुषाणों के बारे में मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, कुषाणों के बारे में आपको मेन चीज क्या याद रखनी है, ठीक है। कुषाण वंश, सबसे पहले तो यही कि ये यूचिस, यूची या तोखरी जो है, तोखरी, ये इनको याद रखना है कि तोखरी या यूचिस कहलाते थे, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है, संस्थापक ये हो गया आपका कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस, कडफिसस जो भी आप चाहे, ठीक है, कुजुल से याद कर सकते हैं, यहाँ पे कुजुल संस्थापक हो गया। फिर तीसरा याद रखना है आपको कनिष्क, और फिर कनिष्क के बारे में क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले तो चौथी बौद्ध संगीति, ठीक है, ये हो गई बौद्ध संगीति। कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी कुंडल वन में, ठीक है, कुंडल पहन के हम गए थे वन में, कहाँ पे, ये हो गया आपका कश्मीर में, ठीक है। और आप देखेंगे कश्मीर वाले इलाके में है, पाटलिपुत्र वाले इलाके में क्यों नहीं है, या आपने जितना भी पहले पढ़ा वैशाली में क्यों नहीं है, क्योंकि 3 बौद्ध संगीतियां कौन करवाता है, आपके मौर्य या उसके पहले वाले करवाते हैं। तो उनके टाइम पे इलाका कौन सा फेमस था, उनके टाइम पे इलाका फेमस था मगध वाला, इसलिए आप देखेंगे कि वहां ही आपके क्या होती हैं, संगीतियां होती हैं। कनिष्क के टाइम पे आप देखेंगे कि इन्होंने कहाँ पे कब्जा कर रखा है, इन्होंने कब्जा कर रखा है इस वाले इलाके में, ऊपर वाले इलाके में, तो कश्मीर वाले इलाके में आप देख रहे हैं कि चौथी बौद्ध संगीति हो रही है। मतलब अगर आपको ये याद नहीं भी है तो आप रिलेट कर ले जाएंगे कि भाई 4 ऑप्शन में पाटलिपुत्र दे रखा है, वैशाली दे रखा है, राजगृह दे रखा है, तो आपको पता है कि चौथी जो है कनिष्क के टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे वहां तक जो है वो पहुंचा ही नहीं है, मगध वाले इलाके में मगध इतना फेमस है भी नहीं। अब फेमस कौन सा है इसके टाइम पे, मथुरा फेमस है, पुरुषपुर फेमस है, तो बीच में आपको कश्मीर वाले इलाके में दिखेगा कि यहाँ पे चौथी बौद्ध संगीति होती है, ठीक है। तो हर एक चीज कनेक्ट भी करती जानी है, ऐसा नहीं कि आप हर चीज याद ही रखें, याद रखिएगा, कनेक्ट करेंगे तो और अच्छे तरीके से याद रहेगी। कुंडल वन हो गया, ये हो गया कश्मीर में। इनके टाइम पे आपको कौन मिलेगा, एक तो मिलेंगे वासुमित्र, ठीक है। वासुमित्र ने क्या लिखा है, तो यहाँ पे आपके वासुमित्र हो गया, और ये हो गया एक आपका अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष। यहाँ हो गया आपका महाविभाष, और इनकी कौन सी हो गई, बुद्धचरित, बुद्धचरित जो है रामायण हो गई, और वो हो गया आपका विश्वकोश, ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। फिर इनके टाइम पे आपको एक चीज और क्या मिलेगी, इनके टाइम पे आपको मिलेंगे चरक, जिन्होंने लिखी है चरक संहिता, चरक चिकित्सा, चा से चा रिलेट करने के आपको रखना है कि चरक जी किससे रिलेटेड थे, चिकित्सा से, आयुर्वेद से। फिर उसके बाद आते हैं नागार्जुन, भारत के आइंस्टीन। नागार्जुन किससे रिलेटेड है, तो इनकी बुक का नाम माध्यमिक, इन्होंने मध्यम चीजों के बारे में बताया, माध्यमिक सूत्र, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, माध्यमिक सूत्र याद रखना है। इसके अलावा कनिष्क के बारे में याद रखना है कि इन्होंने रेशम मार्ग पर, सिल्क रूट पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। चीन का एक क्या था, जनरल था, पेन से रिलेटेड, ठीक है, पेन चाओ, उसको उससे क्या हुए थे, हार गए थे, क्योंकि अब देख ही रहे हैं आप, इन्होंने झगड़ा कर लिया था चीन वाले इलाके से। उसके अलावा याद रखना है जो आपके कुषाण है, इनके टाइम पे सबसे शुद्ध जो है वो सोने के सिक्के आए थे, सोने के सिक्के। और मैंने आपको बताया भी कि सोने के सिक्के क्या दिखाते हैं, सोने के सिक्के ये दिखाते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कनिष्क के टाइम पे ही क्या होता है, एक आपकी होती है गांधार शैली, एक होती है मथुरा शैली। ये मूर्ति कला की शैलियां हैं, इनका विकास काफी ज्यादा होता है। तो आपको फिर ये भी याद रखना है कनिष्क से रिलेटेड, और ये भी याद रखना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि भारत पे विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए हैं। उसमें से सबसे पहला था आपका हिंद यूनानी, फिर उसके बाद शक आते हैं, उसके बाद आपके आते हैं पहलव या पार्थियंस, उसके बाद आते हैं आपके कुषाण। कुषाण जो है वो इस वाले इलाके में कब्जा करके चलते हैं, ठीक है, यहाँ मथुरा तक। एक आपका इलाका मथुरा फेमस रहेगा, एक आपका उधर पुरुषपुर रहेगा, ठीक है, पेशावर, गांधार,
कश्मीर में जैसे आपका वो करवाते हैं बौद्ध संगीति, ठीक है, तो ये वाले इलाके में करवाते हैं। उसके अलावा जब हम हिंद यूनानी पढ़ रहे थे तो हिंद यूनानी क्या थे, आपके बाहर थे, पाकिस्तान वाले इलाके में। शकों के बारे में हमने पढ़ा कि शक जो है आपके इधर गुजरात, इधर आपके मथुरा और इधर उज्जैन वाला राजा आपका हराता है शकों को। उसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये यहाँ तक फैले हुए हैं आपके शक राजा, ठीक है। सबसे फेमस हो गया आपका रुद्रदामन प्रथम। तो हर एक चीज आपको रिलेट करनी है। उसके अलावा आप यहाँ वाले इलाके में क्या पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ वाले इलाके में आप सातवाहन वगैरह के बारे में पढ़ रहे होंगे। भाई इधर जो है नीचे सातवाहन राजा चल रहे हैं, सातवाहन नीचे भी काफी डेवलपमेंट करेंगे, है ना। अजंता अलोरा की गुफाएं हो गई, तो यहाँ पे जो है सातवाहन के टाइम पे भी डेवलपमेंट होगा, लेकिन ये साउथ वाले इलाके में चल रहा होगा। ऊपर वाले इलाके में उसी टाइम पे कौन होंगे, तो उसी टाइम पे आपके विदेशी आक्रमण होंगे। उसी टाइम पे कुछ इलाके, छोटे छोटे इलाके के उज्जैन के जैसे विक्रमादित्य हो गए, वो थोड़ा अपना इलाका कब्जा करके रखेंगे। कुछ फिर बड़े राज्य बनेंगे, जैसे आपका कुषाण जो है कुछ बड़े एरिया पे कब्जा करेगा। इसके बाद फिर आपका क्या आता है, गुप्त साम्राज्य आएगा, है ना। गुप्त जो है, अब इसके टाइम पे मतलब आपका मौर्य था, मौर्य के बाद आपका गुप्त आता है, जो कि एक बहुत बड़ा जो एरिया है वो कैप्चर करता है और बहुत बड़े एरिया पे मतलब फिर साम्राज्य टाइप का बनाता है। उसके पहले आपने पहला साम्राज्य कौन सा पढ़ा, मौर्य साम्राज्य। तो आपको हर एक चीज याद रखनी है कि बीच बीच में जो राजा आ भी रहे हैं ना, उनका बहुत बड़ा इलाका नहीं है, छोटा छोटा इलाका है। फिर इस पूरे इलाके को जीतने के लिए गुप्त आपके अलग अलग, गुप्त जो आपके राजा रहेंगे वो अलग अलग क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, कहीं कहीं विवाह करेंगे, और ऐसे ही फिर पूरा क्या करेंगे, गुप्त साम्राज्य बनाएंगे और बहुत लंबे टाइम तक भारत में राज भी करेंगे, ठीक है। तो ये आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। इसमें मैंने ज्योग्राफी, भूगोल वाला पोर्शन बताया कि लोकेशन क्या है, मैंने आर्थिक व्यवस्था ही बता दी, सोसाइटी भी मैंने बता दी। सोसाइटी में भी आप देखेंगे कि ये कनिष्क जो है विदेशी रहता है, लेकिन आपके हिंदू धर्म को जो है उसको भी बढ़ावा दे रहा है, बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा दे रहा है, चौथी बौद्ध संगीति करवा रहा है। तो हर एक चीज आपको दिमाग में लेकर चलनी है, जिससे क्लियर रहे बिल्कुल कि उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, उस टाइम पे अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस टाइम पे हमारा जो कल्चर का विकास कैसे हो रहा था। आर्ट एंड कल्चर में आपने देखा कि गांधार और मथुरा शैली का विकास हो रहा था, ठीक है। चलिए, आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट आप कमेंट करके, कॉल करके पूछ सकते हैं। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।